फैसिलिटीज़ इन फ्री ऑफ कंसेशन प्राइवेट जर्नी। इसमें क्या है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो पैसेंजर या गुड्स को कैरी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट के ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो जितने अमाउंट की वो उनको वो सर्विसेज बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, दैट वैल्यू इज़ कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ पर्क। और अगर एम्प्लॉयर उसमें से कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉय से बाद में रिकवर कर लेता है, फ्रॉम द एम्प्लॉय रिकवर कर लेता है, तो उतना अमाउंट हमने बाद में उसमें से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो वैल्यू ऑफ पर्क क्या आ जाएगा, नॉर्मल फ्रेट, जितना आम जनरल पब्लिक से फ्रेट लेते हैं गुड्स को या पैसेंजर को कैरी करने का, वो माइनस जितना उन्होंने रिकवर कर लिया वो जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पर्क। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है एम्प्लॉयज़ को रेलवे या एयरलाइंस के अंदर, ठीक है। एंड नथिंग शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, उस केस में कुछ भी टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं होगा। और अगर ये कन्वेंस फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है उसके घर से ऑफिस तक के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। वो तो एम्प्लॉयर उनको फैसिलिटी दे रहा है ना, उनको घर छोड़ने की और घर से ऑफिस लाने की और ऑफिस से घर छोड़ने की, तो वो फैसिलिटी के ऊपर उनके ऊपर कोई टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। 31st एग्जाम्पल, ये 31st एग्जाम्पल हमने करनी बाद में करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं आगे। मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो, जो भी फैसिलिटीज़ जो है वो, जितनी मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्टेड है उनको छोड़कर बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, दे आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। जितने भी हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हैंड्स में वो फैसिलिटीज़ क्या होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। अब कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो क्या टैक्सेबल, जो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एग्जम्प्टेड है, उनको छोड़कर बाकी सारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड्स में क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। और मेडिकल फैसिलिटीज़ इन फॉर्म ऑफ रीइम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयज़ उन्होंने कुछ फैसिलिटी रीइम्बर्स कर ली है तो दैट फैसिलिटीज़ आर टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलरी प्रोवाइड करते हैं। समटाइम हम उनको सैलरी नहीं देते, सैलरी की जगह कुछ अदर बेनिफिट दे देते हैं, तो उस केस में जो अगर सैलरी की फॉर्म में नहीं दिया, कुछ अदर फॉर्म में दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉफिट। तो उस केस में हमने कैसे लेना है, सो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट आर ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है ना, दीज आर द पॉइंट ट्रीटेड, क्योंकि वो सैलरी की जगह उनको कुछ अदर फॉर्म में प्रॉफिट्स दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन ड्यू और रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉयर, किसी भी तरह का कोई अमाउंट कॉम्पनसेशन जो ड्यू है या जो भी रिसीव कर चुका है एम्प्लॉय, मतलब कोई भी कॉम्पनसेशन थी जो अभी आउटस्टैंडिंग थी या वो रिसीव कर चुका है, कौन, एम्प्लॉय, किससे, एम्प्लॉयर से, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो रिटायर हो चुका है, उसके बाद अगर उसको कोई कंपनसेशन मिला है तो वो क्या माना जाएगा, ट्रीटेड एज प्रॉफिट। सेकंड है एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर इन कनेक्शन मॉडिफिकेशन, अगर उनकी जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस कर दी गई हैं और उन चेंजेस की वजह से कुछ भी उन्होंने, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट किया, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से कुछ कंपनसेशन रिसीव की है या ड्यू है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। टर्म्स कंडीशंस में चेंजेस की वजह से जो उनको कुछ एक्स्ट्रा पे किया है या उनकी टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको कोई कंपनसेशन दी है या अभी आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम प्रॉफिट माने जाते हैं इन लिeu ऑफ सैलरी। थर्ड आ जाता है एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फ्रॉम फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सटेंड दिस पेमेंट आर एग्जाम, मतलब ये कुछ पेमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 के अंदर क्या आती हैं, एग्जाम्ट आती हैं, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी होंगी ना वो क्या मानी जाएंगी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। जैसे उनको कोई ग्रेचुटी मिल रही है, कोई पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये सारी जो होती है ना बेटा, ये टैक्स से क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, बिकॉज ग्रेचुटी, रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिटायरमेंट के ऊपर उनको कुछ पेमेंट कर रहे हैं या उनकी पेंशन का दे रहे हैं, वो तो एम्प्लॉयज़ की अपनी ही सैलरी का पार्ट होता है और वो क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती है, उनके ऊपर टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं होता। कुछ भी उसका हाउस रेंट अलाउंस, उनको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहे हैं, और हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था कि सेक्शन 13 के अंदर आता था, 10(13)(a) के अंदर, कि कुछ अलाउंसेस क्या होते थे, एग्जाम्प्ट होते थे, तो अगर वो मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है।
प्रोविडेंट फंड कोई होगा या स्टैचुअरी प्रोविडेंट फंड होगा, वो भी उनका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, मतलब एम्प्लॉयज़ ने अपने कंट्रीब्यूशन, उसने अपनी सैलरी, एक तो होता है कि एम्प्लॉयर उनकी सैलरी में से कुछ पार्ट क्या करता है, डिडक्ट करता है। एक एम्प्लॉय अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए एम्प्लॉयर का होता है कुछ एक्स्ट्रा के अनरिकॉग्नाइज्ड में वो उनका जो है वो अमाउंट डिडक्ट करें, तो वो भी जो रिसीव पेमेंट की है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ क्या माने जाते हैं, सैलरी माने जाते हैं। उसके बाद आती है पेमेंट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। अभी हमने बोला ना कि सेक्शन 10 के अंदर कुछ पेमेंट्स हैं वो हमारी क्या आती हैं, एग्जाम्प्ट आती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर जो भी हमारी अगर आप एम्प्लॉयर जो है वो कोई भी पास्ट एम्प्लॉयर है या प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, एनी पेमेंट रिसीव, कोई भी पेमेंट आपने अपने प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयर से अगर रिसीव की है तो दैट इज टैक्सेबल। वो क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। देखो आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही, यहाँ पे सैलरी की जगह पे कुछ अदर फॉर्म में प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनकी टैक्सेबल हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ ये जो सबसेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़ी थी इनको छोड़कर बाकी सारी क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल होंगी। जैसे फर्स्ट इज लीव ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस, इसमें क्या आ जाएगा लीव ट्रैवल कंसेशन में अंदर कि एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको इनकरेज किया जाता है कि वो इंडिया में किसी भी प्लेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं विद देयर फैमिलीज। एंड ये एम्प्लॉयज़ को कि जो भी ट्रैवल एक्सपेंस है वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा, और वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, विच आर एग्जाम्प्ट। लेकिन ये नहीं कि सारे का सारा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो विद इन इंडिया ही घूम रहा है, विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहा है विद देयर फैमिली, तो एम्प्लॉयर उनको कुछ कंसेशन देता है, प्रोवाइड करता है, उनके ट्रैवल का एक्सपेंसेस देता है, और कुछ परसेंटेज तक वो क्या होता है, टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है। लाइक अ फर्स्ट इज अगर जर्नी जो है वो परफॉर्म बाय एयर, अगर एयर के थ्रू बाय एयर की है तो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ नेशनल कैरी, ये शॉर्टेस्ट रूट का जो भी इकोनॉमी क्लास फेयर होगा, या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉय ऑन जर्नी बाय, जो भी एक्चुअल अमाउंट, इन दोनों में से जो बेटा लीस्ट होगा ना दैट शुड बी एग्जाम्प्टेड। लीस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेल के थ्रू वो कर रहे हैं तो उसमें भी वही आ जाएगा, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल, अगर वो एयर कंडीशन वो कर रहे हैं, या एक्चुअल अमाउंट जितना उन्होंने खर्च किया है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी क्लास समझते हो ना कि उन्होंने इकोनॉमी क्लास ट्रेवल किया है, अच्छी मतलब एयर प्लेन सर्विस ली है, ऐसे ही उन्होंने एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल में ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में वो या फिर जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया, दोनों में से जो लेस होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। थर्ड आ जाता है इफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल। जिस प्लेस से वो चले हैं और जिस प्लेस पे उन्होंने पहुंचना है, डेस्टिनेशन जो है वो कनेक्टेड किसके साथ है, रेल के, मतलब वहाँ पे रेल ट्रेन जा सकती है, बट उसके बावजूद एम्प्लॉई ने सिर्फ अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया। मतलब ट्रेन जा सकती थी लेकिन उन्होंने ट्रेन को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अदर मोड ऑफ, मतलब बाय प्राइवेट कार या कह लो कि बाय एयर गए हैं, अदर मोड ऑफ यूज़ किया है, तो उस केस में एग्जाम्पशन कहाँ पर मिलेगी, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, या फिर जितना एक्चुअल अमाउंट किया, दोनों में से जो लीस्ट होगा। ठीक है, शेल बी लीस्ट, जो भी लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है इफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा रेल के साथ, पहले तो था ना अगर जहाँ से वो चले और यहाँ पहुँचना है ना वहाँ पे सीधी ट्रेन नहीं जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर, या फिर जो भी मिनिमम उन्होंने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया, दोनों का जो भी लीस्ट होगा दैट शुड बी एग्जाम्प्टेड। और अगर वो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो उन्होंने रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने किए थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फ्री या फिर एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, दोनों में से। ठीक है, ये एक बात देख लेना कि अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास का फेयर, और अगर नहीं रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर एयर कंडीशन का उन्होंने लिया, या फिर जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया, दोनों में से जो लीस्ट होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आता है बेटा ब्लॉक ऑफ ईयर्स। ब्लॉक ऑफ ईयर्स क्या होता है कि अ ब्लॉक विल कंसिस्ट ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। एक ब्लॉक में बेटा 4 कैलेंडर ईयर्स होते हैं। लाइक जैसे 2004 टू 2007, 4 5 6 7 4 ईयर्स आगे ना। ये स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2004 को और एंड होगा 31 दिसंबर 2007। मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर हमने 4 साल ले लिए। अगला ब्लॉक 8 टू 11, जनवरी 8 को स्टार्ट हुआ और उसने खत्म कब होना? 31 दिसंबर 11। मतलब एक ही ब्लॉक को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर 4 ईयर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो उस केस में एग्जम्पशन जो है वो हमें मिलेगी इन केस ऑफ 2 जर्नी अंडरटेकन बाय एम्प्लॉय इन 1 ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। मतलब इनमें से कोई भी उन्होंने एक कैलेंडर ईयर्स के अंदर अगर उन्होंने वे जर्नी की है, 2 जर्नी या 1 जर्नी की है, तो वो क्या मानी जाएगी? उनकी वहाँ पे उनको जो है वो एग्जम्पशन जो है वो क्या की जाएगी? प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड आ जाता है ये अदर पॉइंट्स, मतलब इससे रिलेटेड पॉइंट्स बता रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ईयर्स है, सेकंड है कैरी ओवर क्लोज। कैरी ओवर क्लोज क्या है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो एग्जम्पशंस नहीं ले रहा, मतलब ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स की जिस साल उसको एग्जम्पशन मिलनी थी ना, उस साल इसने एग्जम्पशन नहीं ली है, तो वो उसकी एग्जम्पशन अगले साल में क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय कुड नॉट अंडरटेक एनी जर्नी इन ब्लॉक ऑफ 2016 टू 19। 16 टू 19 में उसने नहीं ली थी ब्लॉक ऑफ उसकी जो एग्जम्पशंस है। अब वो एग्जम्पशन उसको अगले साल यानी कि 2020 में मिलेगी। then he can claim the benefit of carryover undertake journey and get the exemption in first calendar year of next block, that is 2020। ठीक है, जो बेनिफिट उनको बेटा 1916 टू 19 के बीच मिलना था वो 20 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। द बेनिफिट एग्जम्पशन इन दिस ब्लॉक विल बी अवेलेबल। तो 2020 में उनको उस पिछले ब्लॉक का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाता है रेल एयर बस फेयर ओनली। एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेगी शैल बी अवेलेबल ओनली स्ट्रिक्टली इन केस ऑफ रेल एयर एंड बस फेयर। मतलब इसके अलावा अदर कोई भी हमने सिर्फ रेल का या बस का या एयर का हमने जो भी फेयर खर्च किया उसी के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगी। अब रेल में आपने कुछ परचेज कर लिया, एयरप्लेन में आपने कुछ परचेज कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा मील की फैसिलिटी ले ली, तो वहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके फेयर के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर जो भी आप करोगे दैट शुड बी इग्नोर्ड। उसके बाद एग्जम्पशंस ओनली रिगार्डिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जम्पशन तभी मिलेगी, अलाउड होगी, अगर आपने कुछ जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या किए हैं। मतलब जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है ना, सिर्फ वहाँ तक आपको एग्जम्पशन मिलेगी। उसके अलावा सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम ऑन फेयर शेल बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। उसके अलावा आपको कोई भी एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैमिली। अगर फैमिली फॉर दिस पर्पस, फैमिली क्या है? अगर फैमिली में कौन कौन आ जाता है? हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स आ जाते हैं, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट आ जाते हैं। तो वो या उनकी फैमिली का होली फैमिली, वो फैमिली जो है वो कंसीडर, मतलब ट्रैवल अगर कर रही है उनकी फैमिली का, हस्बैंड वाइफ या उनके बच्चे या मदर फादर या डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, तो वो सारी फैमिली के ऊपर ये रूल एग्जम्पशन का अप्लाई होगा। Not more than 2 children, exemption shall be available in case of 2 children। सिर्फ 2 चिल्ड्रन को, अगर एम्प्लॉयज के 2 चिल्ड्रन हैं उन्हीं को ये एग्जम्पशन प्रोवाइड होगी। और अगर चिल्ड्रन एंड दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ बॉर्न अक्टूबर 98। अगर बेटा 98 से पहले के चिल्ड्रन है ना, 98 के बाद ये रूल आया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि 2 चिल्ड्रन है ना, तो उससे पहले कईयों के तो 3 चिल्ड्रन भी होते थे, 4 भी होते थे, तब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। 98 के बाद जो चिल्ड्रंस का बोर्न हुआ है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन आ गया कि सिर्फ 2 चिल्ड्रन को एग्जम्पशन मिलेगी, 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमारा था इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है पर्क्स एंड अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अगर गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया उन्होंने पोस्ट किए हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया है किसी वर्क के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे? उनको वो फुली एग्जाम्प्ट होंगे फ्रॉम द टैक्स। जैसे आप जो भी आपके आउटसाइड इंडिया आपने भेजे हैं, अपने वर्कर्स भेजे हैं गवर्नमेंट ने, उनको वहाँ पे मोटर कार की फैसिलिटी दी है या उनको हाउस दिया हुआ रेंट, उसका जो रेंट है, तो वो क्या होगा बेटा? फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। वो दूसरी कंट्री में उनको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंडिया में भी नहीं करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने भेजे हैं तो वो क्या होंगे? फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, वो टैक्स से एग्जाम्प्ट होंगे।